नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें आज जो हम पॉलिटी सेक्शन में पढ़ने जा रहे हैं वह उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? राज्य की विधानसभा और विधान परिषद को सारा जो जीएस पॉइंटर में दिया हुआ है नोट्स, उसको हमने पढ़ लिया था। हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय जो राज्य में होते हैं उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आपको पता है कि हाल ही में अभी आप देखेंगे कि यूपीएससी की परीक्षा भी 16 जून को है। फिर आप देखेंगे 14 जुलाई को, जहाँ तक मुझे पता है, उत्तराखंड पीसीएस है। फिर जुलाई के ही अंत में या जून के ही लास्ट में, पिछले की 27-28 जून को ही जो यूपी पुलिस का कांस्टेबल का परीक्षा रद्द हुई थी, उसकी भी परीक्षा होने वाली है। फिर पीसीएस है उत्तर प्रदेश का, और फिर देखेंगे आरओ की भी परीक्षा लगी। उसमें जो पॉलिटी के सेक्शन में कॉमन प्रश्न सब में बनते हैं, वह बहुत ही अच्छे तरीके से पूर्वावलोकन का जो जीएस पॉइंटर आता है उसका ये भाग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे हमें ज़रूर देखना है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे तो लाइक करिए और अपना सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। चलिए, कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है उच्च न्यायालय में की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, राज्य के समेकित निधि से दिए जाते हैं। उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्ति जजों को पेंशन दी जाती है, भारत की संचित निधि से दी जाती है। उसका रीजन ये होता है, भारत की संचित निधि से जो उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज हो जाते हैं, क्योंकि वह विभिन्न राज्यों में अपनी सेवाएं दिए रहते हैं। अगर उनकी जब पेंशन के बारे में आती है तो सभी राज्य कहते हैं इन्होंने मेरे में कम सेवाएं दी हैं, इन्होंने मेरे में ज़्यादा सेवाएं दी हैं, तो ऐसा कोई कलेश उत्पन्न ना हो, इसके लिए सरकार जो करती है, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश उनके जो सेवानिवृत्त होते हैं, तो उनकी पेंशन जो होती है वो भारत की संचित निधि पे आती है। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु होती है कितनी? 62 वर्ष होती है। सही कथन है पंजाब, हरियाणा, केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ का एक ही सामूहिक उच्च न्यायालय है। उसके बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का स्वयं का उच्च न्यायालय है। ये बात सही है, दिल्ली का अपना एक स्वयं का उच्च न्यायालय है। भारत में उच्च न्यायालय की संख्या है कितनी? 25 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको हो सकता है उत्तराखंड पीसीएस में भी, साथ यूपी यूपी पुलिस जो पेपर होगा उसमें, और साथ जो आरओ होगा उसमें ये सारा हो सकता है प्रश्न सारे उठा ले कि भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है। तो ध्यान रखिए। नोट: भारत का 25वां उच्च न्यायालय 1 जनवरी 2019 को अमरावती में स्थापित किया गया। यह आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय है, जिसका गठन आंध्र प्रदेश के विभाजन, तो आंध्र प्रदेश से विभाजित कौन हुआ था? तेलंगाना हुआ था। कब हुआ था? 2014 में हुआ था। 2014 के से पहले का जो न्यायालय था आंध्र प्रदेश का, वह तेलंगाना को समर्पित कर दिया गया, और जो आंध्र प्रदेश के लिए एक नया न्यायालय बनाया गया जो अमरावती में, याद रखिएगा कहाँ है? अमरावती में है। कब खोला गया? 1 जनवरी 2019 को खोला गया था। आगे देखते हैं, जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह अधीन होता है। किसके अधीन होता है? वह उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी भी रीट की आधिकारिकता के है। किसी उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है, किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है। यह दिया था इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दिया था। यह बहुत ही अहम फैसला था, इसको ध्यान रखिएगा। अब है अंडमान और निकोबार द्वीप पर इस उच्च न्यायालय का एकाधिकार है, क्षेत्राधिकार है, वह देखेंगे कलकत्ता का है। अंडमान और निकोबार का जो न्यायालय क्षेत्र लगता है वह कलकत्ता लगता है, ध्यान रखिएगा। दिल्ली, इलाहाबाद, दिल्ली, गुजरात और बम्बई उच्च न्यायालय में से एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है, वह है बम्बई उच्च न्यायालय है। मार्च 2013 में उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था, कहाँ पास? मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर में किया गया था। अभी मणिपुर काफी चर्चा में है, आप जानते हैं। तो हो सकता है अभी ये 10 साल भी पूरे हो चुके हैं न्यायालय के, हो सकता है ये प्रश्न दोबारा रिपीट कर दे, क्योंकि प्रश्न की जो पुनरावृत्ति होने की जो संभावनाएं बनती हैं वो हमेशा 5 वर्ष, 10 वर्ष, 30 वर्ष, 50 वर्ष या 100 वर्ष ऐसे में बनती है। तो हो सकता है ये प्रश्न रिपीट भी कर ले। अब आगे है उच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय के आधिकारिकता में से एक से अधिक राज्य हैं।
संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं है। उसमें देखेंगे संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो ऐसे ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिनके आधिकारिकता क्षेत्र में एक से अधिक राज्य हैं, जैसे गुवाहाटी उच्च न्यायालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मिजोरम है। बम्बई उच्च न्यायालय में महाराष्ट्र और गोवा है। याद रखिएगा, अभी हम बम्बई वाला पढ़े थे ना ऊपर, तो गोवा का जो उच्च न्यायालय है वो बम्बई में लगता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अभी मुंबई जो गोवा जो है चर्चा का विषय भी था, आपको पता है, और इस समय वहां पर काफी साइक्लोन के इफेक्ट भी देखने को मिल रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा जो बम्बई का उच्च न्यायालय है वो गोवा का भी उच्च न्यायालय है। अब पंजाब एवं हरियाणा का उच्च न्यायालय पंजाब एवं हरियाणा में है। अब उच्च न्यायालय में से सबसे अधिक बेंच है कहाँ, वो देखेंगे बम्बई और गुवाहाटी उच्च न्यायालय में है। नोट क्या है, कलकत्ता उच्च न्यायालय की मूल पीठ और 2 बेंच पोर्ट ब्लेयर तथा जलपाईगुड़ी में है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मूल पीठ जबलपुर और 2 बेंच जो है ग्वालियर और इंदौर में है। और उसके बाद देखेंगे बॉम्बे उच्च न्यायालय की मूल पीठ मुंबई और 3 बेंच जो है नागपुर, पणजी और औरंगाबाद में है। पणजी वाला जो गोवा से है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की मूल पीठ गुवाहाटी और 3 बेंच कोहिम, आइजोल और ईटानगर में है। पहले गुवाहाटी उच्च न्यायालय में 6 बेंच थी, परंतु मार्च 2013 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा उच्च न्यायालय के गठन के पश्चात अब 3 बेंच शेष रह गई हैं। वर्तमान के परिच्छेद में इस प्रश्न में बम्बई और गुवाहाटी उच्च न्यायालय की सर्वाधिक संख्या 3-3 है। तो ये प्रश्न ध्यान रखिएगा, जो सर्वाधिक बेंच होती है, मतलब कि जैसे आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की एक बेंच आपको लखनऊ में मिलेगी, यानी कि जो राज्य का उच्च न्यायालय है उसने आप जो पूरे राज्य में सभी तक सेवाएं मतलब कि पहुंच सुनिश्चित हो सके भौतिक रूप से, वो तो क्या करती है, छोटे छोटे खंडपीठ अपनी बना देती है। तो ये उसी की बात हो रही है। तो ध्यान रखिए कि बम्बई और गुवाहाटी के पास 3-3 बेंच हैं। अब है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के आधिकारिकता में आते हैं कौन, मूल अधिकार का संरक्षण आता है। उच्च न्यायालय में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा 216 और इसके लिए मिलेगा आपको 32 मिलेगा। ये थोड़ा मैं 216 मिस्टेक कर रहा हूं, ये देख लीजिएगा आप। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, उस रीट याचिका को कहते हैं क्या, मैडम्स कहते हैं। अब है जब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेखन जारी करती तो उसे क्या कहते हैं, परमादेश कहते हैं। उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत क्या आता है, संवैधानिक अधिकार आते हैं, सांविधिक अधिकार आते हैं और मौलिक अधिकार आते हैं। भारत के न्यायालय द्वारा जारी रीट के संदर्भ में सही कथन है कि क्या है, किसी प्राइवेट संगठन के विरुद्ध जब तक कि उसको कोई सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा गया हो वह परमादेश यानी कि मैडम्स नहीं होगा। कोई भी लेख प्रवण व्यक्ति यानी पब्लिक माइंडेड पर्सन जो है आधिकारिक परीक्षा यानी कि क्यों वारंट जारी रीट प्राप्त करने हेतु न्यायालय में समावेदन करने के लिए याची यानी कि पिटिशनर को हो सकता है। अब है राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य आधिकारिकता क्षेत्र नहीं है, वह है परमादेश संबंधित क्षेत्राधिकार नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब है संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की जा सकती है। रीट जो देखिए जो चुनाव में धांधली हो जाती है उसके लिए आप उच्च न्यायालय जा सकते हैं और सर्वोच्च न्यायालय दोनों जा सकते हैं। रीट जो न्यायालय की कार्यवाही लंबित होने की दिशा में लागू की जाती है वह देखेंगे कौन सा है, वह प्रतिषेध है, प्रोहिबिशन जिसे कहते हैं। एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण रीट जारी की जाती है उसे क्या कहते हैं, एक अधीनस्थ न्यायालय को ही वह पुनरीक्षित यानी रिव्यू हेतु एक मामले विशेष की कार्यवाही का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित कर देता है।
एक याचिका अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है, उसे क्या कहते हैं, उत्प्रेषण कहते हैं। कथन है कि आप देखेंगे न्यायालय के आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा करना या उनका पालन न करना तथा न्यायिक व्यवहार के बारे में अनादर सूचक भाषा का प्रयोग करना न्यायालय की अवमानना की कोटि में आता है। उसके बाद देखेंगे बात भी सही है। फिर देखेंगे न्यायिक सक्रियता, इसका इसलिए होता है क्योंकि न्यायिक सक्रियतावाद न्यायपालिका की अवमाननापूर्ण व्यवहार को दंडित करने के दंडात्मक अधिकार दिए बिना जो क्रियान्वित की नहीं की जा सकती है। तो देखेंगे दोनों बात तो सही है लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहा है। जब इस तरह के क्लिष्ट प्रश्न आते हैं जो कथन कारण वाले होते हैं, वह तभी सॉल्व होना संभव होते हैं जब आपको उसका कॉन्सेप्ट, मतलब कि फैक्ट के साथ साथ अगर आपका कॉन्सेप्ट उस टॉपिक में क्लियर है तो ही ये प्रश्न आप टच करिए, अदरवाइज ना टच करिए। जैसे कि आप इस बार आर में देखेंगे करीबन 49 प्रश्न ऐसे आए थे जो इस तरह के आए थे। ये तब प्रश्न सॉल्व होते जब आपको उस जिस टॉपिक के बारे में उसका आपको पुर्जा पता हो, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज तो फिर कुछ अगर फैक्ट याद हो उसके भरोसे आपको लग रहा है कि ये सही है तो ही ये सही होते हैं। अब है जनहित याचिका सहयोगी नागरिकों को न्यायालय तक जाने की स्वीकृति देता है, बात सही है। उसके बाद देखेंगे जन सहयोगी व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए न्याय मांग सकेगा जिसके कारण से न्यायालय तक पहुंचने में असमर्थ है। देखेंगे दोनों बात सही है और एक दूसरे की सही व्याख्या भी करता है। भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में है। तो ये बात तो सही है क्योंकि उसके पास और भी अधिकार होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए परमादेश जारी कर सकता है, तो ये भी बात सही है, इसीलिए ऐसा होता है। आगे देखेंगे बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय यानी लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष था, एक प्रकार का जो है वह सातवाधिकार मुकदमा यानी कि टाइटल शिफ्ट था। ये प्रश्न हो सकता है रिपीट कर जाए तो ध्यान रखिएगा। सही कथन है भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीत के समान है, यानी कि महाभियोग चलेगा। इनका जो महाभियोग चलेगा वो एक महाभियोग प्रक्रिया आई थी 1969 में, उसके माध्यम से चलेगा, ना कि राष्ट्रपति वाले महाभियोग। याद रखिएगा जो संविधान में महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति के लिए हुआ, अदरवाइज किसी के लिए नहीं हुआ है। बाकी सबका कानून बना हुआ है या कोई प्रथा है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, किसको? राष्ट्रपति को करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है वह राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। याद रखिएगा जो भारत का राष्ट्रपति होता है वही जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश उनकी नियुक्ति करता है। अब है न्यायमूर्ति जिनके विरुद्ध 2011 में राज्यसभा ने महाभियोग का प्रस्ताव पास किया, किंतु अपने बचाव के लिए उसने लोकसभा द्वारा उसी प्रस्ताव को पास होने से पूर्व ही त्याग दिया, वह था न्यायमूर्ति सौमित्र सेन थे। अब है प्रिवेंशन डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को पुनः बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है 3 माह के लिए। अनुच्छेद 20 पढ़ लीजिएगा एक बार, 20, 21 पढ़ लीजिएगा, 22 भी पढ़ लीजिएगा, तो उसमें आपको ऑल क्लियर हो जाएगा इसका। अब है विधि आयोग के निम्नलिखित अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य में होने चाहिए। न्यायाधीश HR खन्ना ने किया है। अब है जिला न्यायाधीश शब्द आया है संविधान के अनुच्छेद 233 में आया है, जिला न्यायाधीश शब्द आया है। इसमें आप देखेंगे जो जिला के न्यायाधीश आते हैं वो जो शब्द है ये शब्द अनुच्छेद 233 में आया है। इस शब्द वाले प्रश्न जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे देखेंगे कैबिनेट आया है, कैबिनेट शब्द आर्टिकल 352 में आपको देखने को मिलेगा। तो कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछते हैं ये शब्द किस आर्टिकल में लिखा है,
तो हो सकता है इस बार ये इंपॉर्टेंट हो जाए, ध्यान रखिएगा कि जिला न्यायाधीश शब्द जो लाया गया है वह आर्टिकल 233 में लिखा है। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा अधिकरण न्यायालय के। और कथन कारण के फिर प्रश्न आए हैं कि जिला न्यायाधीश जिले का सबसे बड़ा न्यायाधीश होता है, क्योंकि जिला न्यायाधीश के पास न्यायिक एवं प्रशासनिक दोनों ही शक्तियों के प्रकार के हैं और उनके पास जिले के अन्य सभी अधीनस्थ न्यायालय के ऊपर जो है पर्यवेक्षक शक्ति भी है। तो देखेंगे दोनों ही कथन सही है और इसका सही स्पष्टीकरण भी है। जो जिला न्यायाधीश होता है वह जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है, उसके पास न्यायिक एवं प्रशासनिक दोनों ही शक्ति होती है, इसलिए वो सबसे बड़ा न्याय होता है, न्यायिक व्यक्ति कहलाता है। भारत के संदर्भ में सही कथन है कि विधिक परिषदों यानी कि बार काउंसिल को विधि शिक्षा और विधि महाविद्यालय को मान्यता देने के बारे में नियम जो है अधिकृत करने की शक्ति है। बात सही है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ही जो विधि शिक्षक जो विधि की शिक्षा यानी कि जो कानून की शिक्षा होगी और उसके कानून की शिक्षा को स्थापित करने के लिए जो हम महाविद्यालय बनाए जाएंगे वो आपको देखने को मिलेंगे। उसके जो नियम बनेंगे वो बार काउंसिल द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, हो सकता है लोगों को लगे कि ऐसा कैसा हो सकता है, तो शिक्षा मंत्रालय कर सकता है या तो कैबिनेट कर सकता है, तो ऐसा नहीं है। ये बार काउंसिल उसका नियम बनाता है। ये नियम शब्द याद रखिएगा। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभिव्यक्ति संबंधित जो अभियुक्त हो संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, ना कि जेल में। जेल में तब इंसान जाता है अधिक देखा जब वो दोषी होता है। अभियुक्त और दोषी में अंतर समझिए क्या होता है। अभियुक्त जो होता है वह कोई व्यक्ति अभियुक्त तब तक है जब तक उसे जो न्यायाधीश है उसे या किसी भी मुकदमे में वो दोषी नहीं ठहराया जाता है, तब तक वो अभियुक्त कहलाता है। लेकिन जैसे ही वह कहते हैं दोषी ठहरा दिया जाता है तो वो जो होता है वो कैदी हो जाता है। अब सेकंड पार्ट देखेंगे। न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते हैं। तो देखेंगे ये दूसरा वाला जो है ऑप्शन जो देखेंगे वो सही है। ये वाला गलत क्यों है कि न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, ना कि जेल में। तो ये जो है गलत है। अब है ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में सही क्या है, देख लेते हैं कि यह अधिनियम स्थानिक सामाजिक सक्रियतावाद के मध्यस्थ सहूलियतकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। ग्राम न्यायालय सिविल एवं आपराधिक दोनों मामले की सुनवाई करता है। तो ये ग्राम न्यायालय के बारे में आप देख लीजिएगा। ये जो आपको देखने को मिलेगा ये आपराधिक और जो सिविल मामले दोनों की सुनवाई करता है। इसके पास शक्ति होती है क्योंकि यह एक अधिनियमित स्थानीय सामाजिक सक्रियतावाद को मध्यस्थ मतलब सुलह के माध्यम से दो लोग के बीच सुलह कराई जाती है ना, तो तब वो ग्राम न्यायालय बैठता है। ग्राम न्यायालय जो सुलह कराने के बाद अगर आप सोचते हैं कि आप अपर न्यायालय में जाकर अपना कहते हैं फिर सुलह हो गई सब कुछ हो गया उसके बाद भी आप चले जाएंगे तो वो स्वीकृति नहीं होगी। तो बात ध्यान रखिएगा। भारत में चलित न्यायालय यानी कि मोबाइल कोर्ट किसका मानक सूत्र पुत्र है, वो देखेंगे एपीजे अब्दुल कलाम का है। एपीजे अब्दुल कलाम ने जो मोबाइल कोर्ट की एक संज्ञा दी थी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है केंद्र राज्य संबंध, लेकिन इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आज आप लोगों ने देखा कि हमने जो है उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय के बारे में पढ़ा है। लोगों को उच्च न्यायालय तक तो क्लियर होता है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय में बहुत से कंफ्यूजन होते हैं। तो आप अधीनस्थ न्यायालय एक बार खुद से स्वयं से पढ़ लीजिएगा और हो सके तो और भी जगह से पढ़ लीजिएगा। लेकिन अब तक बैक ईयर में जितने भी प्रश्न बने हैं वह सब कुछ जीएस पॉइंटर के इस बुक में था जो कि मैंने कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम केंद्र राज्य संबंध देखेंगे। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।